मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करणी बोथरा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आज की वीडियो में मैं आपको ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सीए इंटरमीडिएट में चैप्टर नंबर 1 का एक इम्पॉर्टेंट रिवीजन लेक्चर शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में मिनिमम 10 नंबर सिक्योर करवाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से एवरेज 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये एक बेसिक टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीए इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक में ओवरऑल जो कंसेप्ट है, फर्स्ट ऑडिट की मीनिंग बेसिक दी गई है, ऑडिटर के टास्क दिए गए हैं, ऑडिटर का स्कोप दिया गया है, ऑडिटर के ऑब्जेक्ट दिए गए हैं एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट दी गई है, ऑडिट के एडवांटेज, ऑडिट के क्वालिटी ऑफ ऑडिटर एंड देयर आफ्टर एस स्टैंडर्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड एंड इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड देयर आफ्टर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, overall objectivity of auditor to conduct the audit in accordance with SA and SQC 1 and SA 220 and thereafter SA 210 terms of audit engagement। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मीनिंग ऑफ ऑडिट के बारे में। ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड or not, irrespective of its size, form, if such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। That means ऑडिट का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करना ऑफ द एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे नॉन प्रॉफिट, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और फॉर्म, विथ ए व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। पर्पज है ओपिनियन देना। ऑडिटर को क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं ऑडिट के लिए? तो ऑडिटर को ब्रॉडली 5 टास्क परफॉर्म करने हैं ऑडिट करते समय। द फर्स्ट टास्क इज द, ऑडिटर को ये देखना है कि जितने भी लेजर बैलेंसेस है, लेजर के बैलेंस एग्री विथ एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं फॉर द, जितनी भी एंट्री बुक्स में है उसके बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं। उसको ये देखना है कि ऑल ट्रांजेक्शन आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, देयर इज नो ओमिशन टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन। एंड उसको ये देखना है कि इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, कोई डाउटनेस नहीं होना चाहिए। एंड जो भी अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया गया है वो करेक्टली क्लासीफाइड, डिस्क्राइब और डिस्क्लोज किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड and financial statement reflect true and fair view of the financial result and financial position। The objectives of audit, सिंपल सा है, ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या है? The objective of audit of financial statement prepare within a framework of recognized accounting policies and practices and relevant statutory requirement if any to enable the auditor, main object है to enable the auditor to express an opinion on the financial statement। Auditor opinion cover the true and fair view of the financial position, that means asset, liability and operating result of the enterprises, मतलब profit and loss of the enterprises। But however, auditor opinion does not assume to provide an assurance regarding the future viability of the enterprises or efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the enterprises। ऑडिटर शुड रिव्यू एंड असेस द, ऑडिटर को रिव्यू करना, असेस करना है द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी विच प्रोवाइड द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऑडिटर को जो भी ओपिनियन देनी है उसको आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ द एंटिटी, बिजनेस के बारे में, एंटिटी के बारे में नॉलेज लेने के बाद ही ऑडिटर को ओपिनियन देनी है। दैट्स ए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, नॉर्मली ऑडिटर को क्या क्या काम करना है ये नॉर्मली टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में डिफाइन किया जाता है।
और रेलिवेंट स्टेट्यू लाइक कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया जाएगा कि ऑडिटर का क्या क्या स्कोप रहेगा और आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट। बट याद रखिएगा कि टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट कैन नॉट सुपरसीड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट्यू और प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई। मतलब टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में आप कोई ऐसी बात नहीं लिख सकते विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द रेलिवेंट स्टेट्यू एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट टू बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ऑडिटर को ऑडिट में क्या क्या एरिया कवर करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहता है ऑडिटर को सबसे पहले अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एग्जामिन करना है टू डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। सेकेंड, ऑडिटर को देखना है रिव्यू द सिस्टम एंड प्रोसीजर। जो सिस्टम एंड प्रोसीजर है वो एडवोकेट है, कंप्रहेंसिव है कि नहीं। जो एंटिटी ने बिजनेस करने का सिस्टम बनाया है वो एडवोकेट है कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का जो प्रोसीजर है, सिस्टम है, वो एडवोकेट एंड कंप्रहेंसिव है कि नहीं। थर्ड इज द वाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑडिटर को ट्रांजेक्शन की वाउचिंग करनी है टू एंश्योर द कि सभी ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट और कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉपर डिस्टिंक्शन किया गया है कि नहीं। फोर्थ इज द ऑडिटर को वेरिफिकेशन एसेट लाइबिलिटी की करनी है, दैट मीन्स टू इंश्योर द एग्जिस्टेंस वैल्यूशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी अपीयर इन द बैलेंस शीट। ऑडिटर को स्टेचुटरी कंप्लायंसेस देखने हैं कि सभी लॉ के कंप्लायंसेस जो एंटिटी पर अप्लीकेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनियों के लिए कंपनीज एक्ट। एंड ऑडिटर को ओपिनियन देनी है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, दैट मीन्स बैलेंस शीट, ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, दैट मीन्स पीएल एंड अकाउंट, एंड कैश फ्लो के बारे में ऑडिटर को ओपिनियन देनी है, ट्रू एंड फेयर व्यू। एंड ऑडिटर को रिपोर्टिंग करना ऑन द अदर मैटर पर जो कि रिक्वायर बाय द लॉ एंड रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल कारो हो गया, रिपोर्टिंग ऑन अदर मैटर। Thereafter, types of audit, there is two type of audit required under the law और second is the voluntary audit. Various law में there is a requirement for the audit like companies governed by the Companies Act, banking company governed by the Banking Regulation Act, electricity company governed by the Electricity Supply Act, cooperative society registered under the Cooperative Society Act, public and charitable institution trust registered under the Religious and Endowment Act, कॉरपोरेशन सेटअप अंडर द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, फॉर एग्जांपल एलआईसी, यूटीआई, एंड स्पेसिफाई एंटिटी कवर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। एंड वॉलंटरी ऑडिट, दैट मीन्स प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप कंसर्न और एचयूएफ, ये अपनी वॉलंटरी बेसिस पर ऑडिट करवा सकते हैं। और some of the entity may require the accounts to be audited on the direction of government for the various purpose like sanction of grant, loan, but the important motive for getting the accounts audited lie in the advantage that follow from a independent professional audit। तो जो बेनिफिट मिलेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से वॉलंटरी ऑडिट की जाती है। एडवांटेज वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑडिट के क्या क्या एडवांटेज है, दैट मीन्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फंड प्रोवाइडर, दैट मीन्स शेयर होल्डर, बैंकर जो फंड प्रोवाइड करते हैं उनको कंपनी की सही पोजीशन के बारे में नॉलेज मिलता है ड्यू टू ऑडिट। मोरल चेक ऑफ एम्प्लॉय, दैट मीन्स एम्प्लॉय अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है तो ऑडिट डिटेक्ट कर सकता है उस फ्रॉड को। सेटलमेंट ऑफ टैक्स, मतलब ऑडिट ड्यू टू ऑडिट दैट मीन्स टैक्स की हम सही लायबिलिटी असेस कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग द वेजेस के बारे में तो इस केस में उसको सेटल किया जा सकता है। डिटेक्शन ऑफ द वेस्टेज, दैट मीन्स ऑडिटेड अकाउंट्स की वजह से जो वेस्टेज एबनॉर्मली हाई हो गया उसके रीजन हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑडिट के एडवांटेज होते हैं, प्रॉपर ऑडिटर ये रिपोर्ट करता है कि कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है कि नहीं, जो कि शेयर होल्डर को ये एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अप्रेसल ऑफ कंट्रोल, ऑडिट की वजह से ऑडिटर कंपनी के कंट्रोल को इवैल्यूएट कर सकता है और कंपनी के मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा अगर कोई डेफिशिएंसी है कंट्रोल में, अगर कमियां हैं। एंड एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दैट मीन्स उनके अकाउंट्स को सेटल करने में हेल्प करता है ऑडिटेड अकाउंट। एंड लास्ट इज द ग्रांट ऑफ लाइसेंस, दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए, दैट मीन्स ऑडिट की वजह से आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस, ग्रांट, सब्सिडी मिल सकती है। दैट्स ए एडवांटेज लाई बिहाइंड द ऑडिट।
नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो आपके आरटीपी एमटीपी में इसके बारे में कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब भी इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब कभी भी ऑडिटर ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकता है, क्योंकि ऑडिट में वेरियस टाइप की इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू एंड द conduct the audit in accordance with the essay, the auditor is not expected to and cannot reduce the audit risk to zero. ऑडिटर कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता, देयरफॉर कैन नॉट obtain the absolute assurance that the financial statement are free from material misstatement due to the fraud or error. This is because there are inherent limitation of audit which result in most of the audit evidence on which the auditor draw the conclusion and base the auditor opinion being the pervasive rather than the conclusive. क्योंकि ऑडिट में जो एविडेंस होते हैं जिसके बेसिस पर ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, वो मोस्ट ऑफ द एविडेंस जो होते हैं वो परवेसिव नेचर के होते हैं रादर देन द कंक्लूसिव नेचर. द रीजन of inherent limitation, there is 4 important reason. First is the nature of financial reporting, that means financial statement में बहुत से ऐसे आइटम होते हैं जिसको जजमेंट बेसिस पर, एस्टीमेट बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है टू कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ अप्लीकेबल एफआरएफ, और उन एस्टीमेट में इनहेरेंट वेरिएबिलिटी, लेवल की वेरिएबिलिटी होती है जो कि ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एलिमिनेट नहीं कर सकता है. सेकेंड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, देर आर वेरी इंपॉर्टेंट है, देर आर प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस. फॉर एग्जांपल हो सकता है मैनेजमेंट आपको कंप्लीट और फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. सेकेंड, ऑडिट प्रोसीजर यूज टू गेदर द ऑडिट एविडेंस मे बी इनइफेक्टिव पर्टिकुलरली फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड ऑडिटर इज नॉट ए ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिस, क्योंकि ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर नहीं होता है. लाइक जैसे इंस्पेक्टर के पास पावर होता है सर्च एंड सीजर करने का, ऑडिटर के पास ये पावर नहीं होता है. थर्ड इज द टाइमलाइनेस एंड कॉस्ट. टाइम एंड कॉस्ट, यूजर की एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म करें रीजनेबल टाइम और रीजनेबल कॉस्ट में, जिसकी वजह से ऑडिटर टेस्ट बेसिस पर चेकिंग करता है एंड पुटिंग मोर एफर्ट ओवर द रिस्क एरिया जिसमें ज़्यादा रिस्क है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग लेस एफर्ट इन द अदर एरिया, और हो सकता है अदर एरिया में वो मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए. एंड फोर्थ, अदर मैटर अफेक्टिंग द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट लाइक फ्रॉड हो गया, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन, occurrence of non-compliance of law and regulation, and event or condition which may cause the entity ability to continue as a going concern. That are the other factor which affect the limitation of audit. Therefore इन सभी रीजन की वजह से ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो केवल रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकता है. नेक्स्ट, ऑडिट का रिलेशनशिप डिफरेंट फील्ड के साथ लाइक अकाउंटिंग. ऑडिट एंड अकाउंटिंग आर क्लोजली इंटररिलेटेड विथ ईच अदर, क्योंकि ऑडिटिंग इज नथिंग बट ए ऑडिट स्टार्ट होती है जब अकाउंटिंग खत्म होती है, और ऑडिट का मतलब है रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच नथिंग बट ए रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस. तो ऑडिटर को थोरो नॉलेज होना चाहिए ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि वो प्रॉपर वे में ऑडिट कंप्लीट कर सके. ऑडिटिंग एंड लॉ के बीच में रिलेशनशिप, क्योंकि ऑडिटर को जितने भी ट्रांजैक्शन एग्जामिन करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें ये वेरीफाई करना है कि सभी ट्रांजैक्शन में जो रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन है उनका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं. अगर एंटिटी गवर्न बाय द लॉ, अगर एंटिटी गवर्न है बाय लॉ, फॉर एग्जांपल कंपनी हो गई, तो ऑडिटर को गुड नॉलेज होना चाहिए लॉ के बारे में. थर्ड, ऑडिटिंग एंड बिहेवियर साइंस, मतलब बिहेवियर साइंस का मतलब है एम्प्लॉय, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में. ऑडिटिंग का क्लोजर रिलेशनशिप है विद द बिहेवियर साइंस. द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी एसेंशियल फॉर ए ऑडिटर फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज द ड्यूटी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन. while performing the audit, auditor is required to interact with a lot of people in the organization. फर्दर जो मैनेजमेंट ऑडिटर होता है, स्टेचूटरी ऑडिटर नहीं, मैनेजमेंट ऑडिटर जो होता है वो एक्सपेक्टेड टू डील विद द ह्यूमन बीइंग रादर देन द फाइनेंशियल फिगर. उसको तो ह्यूमन बीइंग से डील करना है कि जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन कैसे ले रही है, मैनेजमेंट एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में अपने काम वर्क कर रही है कि नहीं, ऑडिटर उसके बारे में इवैल्यूएशन करता है. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज द पर्सनल, मतलब इंटरनल कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है
ह्यूमन बीइंग। एंड इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट वर्क अंटिल द पीपल जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए और ऑनेस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट इज द ऑडिटिंग एंड स्टैटिक्स का रिलेशनशिप। वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, ऑडिटर को बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन चेक करने पड़ते हैं, टेस्ट बेसिस पर चेक करने पड़ते हैं। इसके लिए ऑडिटर को सैंपल सेलेक्ट करने पड़ेंगे और सैंपल के लिए ऑडिटर को मैथमेटिक्स का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग का रिलेशनशिप, क्योंकि आजकल पूरे ट्रांजेक्शन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, देयरफॉर ऑडिटर को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी कंपोनेंट है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव मैनर में ऑडिट कंप्लीट कर पाएगा। एंड ऑडिट एंड इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि ऑडिटर को ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का नॉलेज होना चाहिए जिसके अंडर एंटिटी गवर्न कर रही है। और लास्ट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स की मीनिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या होते हैं। इन सिंपल टर्म, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट ए कोडिफिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ ऑडिट। मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिस है ऑडिट करने की उसको कोडिफाई करना, उसको रूल्स, उसके बारे में नॉर्म्स रूल्स बनाना। कोडिफिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर देयर फॉर द परफॉर्मेंस बेंचमार्क फॉर द ऑडिटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस बेंचमार्क फॉर द ऑडिटर। Auditing standard contain guidance for the professional as how they should carry out their professional engagement। तो उसे क्या क्या, उसको कैसे प्रोफेशनल इंगेजमेंट कंप्लीट करना है, उसे क्या क्या प्रिंसिपल और प्रोसीजर फॉलो करनी है ऑडिट करते समय, ये सभी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा। रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड IAASB इज द इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। इसका काम है स्टैंडर्ड बनाना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अंडर द SPCS, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB इज टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट बाय सेटिंग द हाई क्वालिटी ऑडिटिंग, मतलब इसका काम है हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेटअप करना, देयर बाय इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द ग्लोबल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस प्रोफेशन। और IASB अपने ऑब्जेक्ट कैसे अचीव करेगी, स्टेब्लिश द हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट दैट आर जनरली एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द इन्वेस्टर। establish the high quality standard and guidance for other type of assurance service, both financial and non-financial matter. Establish high quality standard and guidance for other related service. Establish high quality standard for quality control covering the scope of service. And next, publishing other pronouncement on auditing and assurance. Other pronouncement issue करना on auditing and assurance. एंड इंगेजमेंट स्टैंडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। द रिवाइज प्रीफेस कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय दिस चार्टर अकाउंटेंट। इट इज बेस्ड ऑन अम्ब्रेला कंसेप्ट ऑफ इंगेजमेंट स्टैंडर्ड। द इंगेजमेंट स्टैंडर्ड आर कंप्राइज फॉलोइंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इट अप्लाई ऑन द ऑडिटिंग ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, इट अप्लाई ऑन द review of the historical financial information. Third is the standard on assurance engagement, it apply to the assurance engagement dealing with subject matter other than historical financial information. And last is the SRS standard on related service, it apply to the engagement involving application of agreed upon procedure to the information or other related service such as compilation engagement. That means client को बैलेंस शीट बनाकर देना ट्रायल बैलेंस से या बुक्स ऑफ अकाउंट से, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन सर्विस। जब भी मैं कंपाइलेशन सर्विस करूँगा, परफॉर्म करूँगा अपने क्लाइंट के लिए, तो मुझे स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज SRS कंप्लाई करना है। तो री नंबरिंग क्या क्या है याद रखना है। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 से 99, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 100 से 999, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट 2000 से 2699, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट 3000 से 3699 एंड रिलेटेड सर्विसेज 4000 से 4699। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट। इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, MCQ क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है इससे। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर अपनी इंस्टीट्यूट को लगता है कि कोई क्रिटिकल मैटर है, बहुत डिफ़िकल्ट मैटर है, और उसके बारे में अपने मेंबर को, मतलब जो CA हैं, उसको कंप्लायंस करना ज़रूरी है, उस मैटर को कंप्लायंस करना, और कंप्लायंस करने के लिए वो
स्टेटमेंट इशू करती है, जिससे कि मेंबर उन क्रिटिकल मैटर के बारे में जो भी प्रोविजन है उसका कंप्लायंस कर सके। तो इशू विथ ए व्यू टू सिक्योरिंग कंप्लायंस बाय द मेंबर ऑन ए मैटर विच इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल आर क्रिटिकल फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग इज देयर फंक्शन। और जो स्टेटमेंट इशू करेगी आईसीआई वो मैंडेटरी नेचर का है। फॉर एग्जांपल अभी तक एग्जांपल है स्टेटमेंट इशू हुए हैं ऑन रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, जो ऑडिटर रिपोर्ट करता है 6 मैटर में इंक्वायरी करने के बारे में, उसके बारे में अपनी इंस्टीट्यूट ने स्टेटमेंट इशू किए हैं। सेकेंड इज द फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट मीन्स शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली कैसे प्रिपेयर किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या क्या फॉलो करने प्रोविजन, उसके बारे में इंस्टीट्यूट ने स्टेटमेंट इशू किया है। एंड इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ मेंबर, ये मेंबर की ड्यूटी है कि उसको ये चेक करना है कि स्टेटमेंट अकाउंटिंग मैटर के बारे में इशू होते हैं, ऑडिटिंग मैटर के बारे में। तो अकाउंटिंग मैटर के बारे में जो स्टेटमेंट इशू हुए हैं वो कंप्लाई हुए हैं कि नहीं इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर नहीं हुए हैं, डेविएशन हुआ है, तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में एडवोकेट डिस्क्लोजर देना है। और ऑडिटिंग मैटर के बारे में जो स्टेटमेंट इशू हुए हैं ऑडिटर को फॉलो करने हैं, और अगर ऑडिटर नहीं फॉलो कर पा रहा है तो इस केस में ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना है। गाइडेंस नोट, सेकंड कंसेप्ट, गाइडेंस नोट डिजाइन किए जाते हैं टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द मैटर, गाइडेंस ऑन द मैटर विच मे अराइज इन द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क। तो मेंबर को अगर किसी मैटर में गाइडेंस की जरूरत होती है तो इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट इशू करती है, और इसके कंप्लायंस रिकमेंडेटरी नेचर के हैं, यानी नॉट मैंडेटरी। हाउएवर कुछ ऐसे गाइडेंस नोट जो अपनी इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं, जो इंस्टीट्यूट ने क्लेरिफाई किए हैं कि वो मैंडेटरी नेचर के हैं, मतलब उसका कंप्लायंस करना मैंडेटरी है। एग्जाम्पल ऑफ गाइडेंस नोट, फॉर एग्जाम्पल गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रीसिएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सेनवेट इनपुट क्रेडिट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ऑडिटिंग के बारे में गाइडेंस नोट लाइक इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को इंडिपेंडेंसी के बारे में क्या क्या कंप्लायंस पॉलिसी फॉलो करनी है। ऑडिटिंग ऑफ फिक्स एसेट के बारे में, ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स ऑडिट के बारे में गाइडेंस नोट, ये सभी गाइडेंस नोट इशू किए गए हैं। ड्यूटी ऑफ मेंबर, मेंबर की ड्यूटी है एग्जामिन करना कि जो गाइडेंस नोट में रिकमेंडेशन दिया गया है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग मैटर है बीन फॉलो किया गया है कि नहीं, और अगर उसे लगता है कि अगर नहीं फॉलो किया गया और डिस्क्लोजर देना जरूरी है तो वो अपनी इच्छा से डिसाइड करेगा डिस्क्लोजर देना है कि नहीं देना है। नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को 2 क्वालिटी मेंटेन करनी है, टेक्निकल और सेकेंड पर्सनल क्वालिटी। टेक्निकल क्वालिटी, ऑडिटर मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग, लाइक अकाउंटिंग फील्ड का डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ऑडिटिंग फील्ड का डिटेल नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉर्पोरेट लॉ लाइक कंपनी लॉ का नॉलेज होना चाहिए, एंड क्लाइंट नेचर ऑफ बिजनेस का नॉलेज उसको जनरल नॉलेज होना चाहिए। एंड पर्सनल क्वालिटी, ऑडिटर को इसके अलावा कुछ पर्सनल क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, लाइक ही मस्ट बी ऑब्जेक्टिविटी वर्क करना है, इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंसी से उसको वर्क करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, टैक्टफुल अप्रोच फॉलो करना है क्लाइंट के साथ जब भी वो डीलिंग करेगा, क्लियर हेडनेस होनी चाहिए और कॉमन सेंस उसको करना है, और रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट, और उसको हमेशा प्रोफेशनल स्केपिटिज्म और प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है। नेक्स्ट थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ऐसे 220 एंड SQC1। ध्यान रखिएगा SQC1 अप्लीकेबल होता है फर्म के लिए, और ऐसे 220 है इंगेजमेंट पार्टनर, जो किसी पर्टिकुलर ऑडिट के लिए जिसको हमने रिस्पॉन्सिबल किया है, जिस पार्टनर को, उसे अपन बोलते हैं इंगेजमेंट पार्टनर। ऐसे 220 इज अप्लाई ओनली फॉर द इंगेजमेंट पार्टनर, और SQC1 इज अप्लीकेबल फॉर द वोल फर्म, पूरे फर्म के लिए SQC1 अप्लीकेबल होगा। दोनों में कंसेप्ट वही है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए दी गई है SQC1 एज वेल एज ऐसे 220 में। तो SQC1 का फुल नेम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट, क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट। मतलब चारों इंगेजमेंट के बारे में दिया गया है। एक CA 4 इंगेजमेंट परफॉर्म करता है, ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो इन चारों के बारे में एक CA फर्म को क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है। तो कंपोनेंट, क्या क्या एलिमेंट होंगे फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी में, क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड होंगे, तो ये 6 एलिमेंट
जो कि फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी में इंक्लूड होने चाहिए। LEDMRP शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स हर फर्म में हर ऑडिट के लिए एक पर्सन को, जो फर्म का पार्टनर होगा, जो सीए होगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो ओवरऑल उस ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। टू कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, टू कंप्लाई द professional and legal and statutory requirement, to conduct the audit as per professional standard and legal and statutory requirement, and to issue the audit report in appropriate circumstances। ई का मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी है IOC P2 इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंसी के बारे में। और अगर उसे कोई थ्रेट लगता है कि उसके फर्म या उसके टीम मेंबर में अगर किसी भी पर्सन को अगर इंडिपेंडेंसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी थ्रेट अराइज होता है, तो ऑडिटर को सफिशिएंट, जो इंगेजमेंट पार्टनर है और फर्म दोनों को सफिशिएंट सेफगार्डिंग लेनी है। और अगर वो सेफगार्ड नहीं ले पा रहे हैं, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं थ्रेट टू द इंडिपेंडेंसी, तो ऑडिट से रिजाइन दे देना चाहिए या फिर वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो एल का मतलब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई का मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट, एम का मतलब मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल पॉलिसी, जो पॉलिसी बनाई गई है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं और ऑपरेट हो रही है कि नहीं। आर का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूशन रिलेशनशिप। आर का मतलब रिलेशनशिप और आर का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस। और पी का मतलब इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। और डी का मतलब है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। मतलब इंगेजमेंट परफॉर्म करते समय वो इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का पार्ट है। जो डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू है ना, वो अलग से कोई पॉइंट नहीं है, वो इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का एक पार्ट है। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सिंपल सा है, देखिए, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द इंगेजमेंट पार्टनर सेल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच ऑडिट असाइनमेंट टू विच द पार्टनर इज असाइंड। द engagement partner should emphasize the following to the engagement team। मतलब वो इंगेजमेंट टीम मेंबर जितने भी आर्टिकल असिस्टेंट होंगे, अदर ऑडिट स्टाफ होंगे, उनको इम्फेसाइज करेगा। कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस विद द फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, इशुएंस ऑफ अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट, एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर, एंड क्वालिटी इज एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसेबल इन द इंगेजमेंट। मतलब क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो इंगेजमेंट पार्टनर अपने टीम मेंबर को इम्फेसाइज करेगा कि भाई ये जरूरी है अपने को ऑडिट करते समय। इंगेजमेंट पार्टनर की मीनिंग भी एग्जाम में आती है, द पार्टनर और अदर पर्सन इन ए फर्म हु इज द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट इन इंडिया एंड हिज फुल टाइम इन प्रैक्टिस में होना चाहिए, इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंगेजमेंट, और वो उस ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंगेजमेंट और इट्स परफॉर्मेंस, and for report that is issued on behalf of the firm, and who where require have the appropriate authority from a professional legal and regulatory body। तो वो पार्टनर होना चाहिए फर्म का या एनी पर्सन जो कि मेंबर होना चाहिए ICI का, जो फुल टाइम प्रैक्टिस में होना चाहिए, वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंगेजमेंट, इट्स परफॉर्मेंस एंड फॉर रिपोर्ट दैट इज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। एथिकल रिक्वायरमेंट IOC P2 कंप्लाई करना है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंडिपेंडेंसी ऑडिटर को मेंटेन करनी है, एंड इंगेजमेंट कंटिन्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट engagement। As per SA 220, the engagement partner shall be satisfied that appropriate procedure regarding the acceptance and continuation of client relationship and audit engagement have been followed, and shall determine that conclusion reached in the audit in this regard is appropriate। मतलब engagement partner को satisfy होना है कि हमारे फर्म में appropriate procedure follow की जाती है बिफोर acceptance of client को accept करने से पहले या continue करने से पहले, और जो कंक्लूजन लिया जाता है
वो अप्रोप्रिएट है, कि ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में जो कंक्लूजन लिया जाता है वो अप्रोप्रिएट है। अगर इंगेजमेंट पार्टनर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलती है दैट वुड हैव कॉज द फर्म टू डिक्लाइन द ऑडिट इंगेजमेंट, हैड द इंफॉर्मेशन बीन अवेलेबल अर्लियर, अगर ये इंफॉर्मेशन पहले पता चल जाती, द इंगेजमेंट पार्टनर सेल कम्युनिकेट द सच इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टली टू द फर्म सो दैट द फर्म एंड इंगेजमेंट पार्टनर कैन टेक द नेसेसरी एक्शन। क्या क्या इंफॉर्मेशन जो अगर पता चल जाती पहले तो हो सकता है फर्म वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करती, डिक्लाइन कर देती। फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी, लाइक मुझे पता चला अभी कि जो क्लाइंट है वो उसके यहाँ क्रिमिनल केस चल रहा है, उसके मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर की मैनेजमेंट और TCWG। सेकेंड, कॉम्पिटेंसी ऑफ इंगेजमेंट टर्म टीम टू परफॉर्म द ऑडिट इंगेजमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज। तो हमारे पास नेसेसरी कैपेबिलिटी वाले और हमारे पास टाइम है कि नहीं उस ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड इज द कंप्लायंस विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंसी, मतलब फर्म क्या एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर पाएगी कि नहीं उस ऑडिट इंगेजमेंट में। एंड फोर्थ इज द सिग्निफिकेंट matter that arise during the current or previous year audit engagement and their continue implication for continuation of relationship। तो प्रीवियस ऑडिट इंगेजमेंट में लाइक प्रीवियस ईयर मैनेजमेंट ने बहुत ऑडिटर को परेशान किया था, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए थे, एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए थे, मैनेजमेंट कॉपरेट नहीं कर रही थी, तो उसका इम्प्लीकेशन देखो कि क्या लास्ट ईयर जो जैसा मैनेजमेंट ने किया है अगर करेंट ईयर में भी वैसा करेगी तो हमको इस केस में ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट मैटर दैट अराइज ड्यूरिंग द करेंट और प्रीवियस ऑडिट इंगेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन for the continuation of the relationship। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, इंगेजमेंट पार्टनर की ड्यूटी है कि वो डायरेक्शन देगा अपने टीम मेंबर को, सुपरवाइज करेगा उनके वर्क को और उनके वर्क को रिव्यू करेगा। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसी होनी चाहिए जिससे हम इंश्योर कर सके कि हमारे यहाँ सफिशिएंट नंबर ऑफ टीम मेंबर में स्टाफ हैं, सफिशिएंट क्वालिटी वाले स्टाफ है, कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसी वाले, जिससे हम इंगेजमेंट को परफॉर्म कर सकें इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट एंड enable the engagement partner to issue the report that are appropriate in the circumstances। Such policy include recruitment, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, कैरियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, ये सभी ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसी। एंड मॉनिटरिंग करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। मॉनिटरिंग का मतलब यही है कि जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी डिजाइन की गई है, इंप्लीमेंट की गई है, वो एडवोकेट है कि नहीं, रेलिवेंट है कि नहीं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं, और उसको कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, और उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ऑन गोइंग कंसिडरेशन या इवैल्यूएशन ऑफ पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करना ऑफ सेलेक्टेड कंप्लीटेड मतलब जो ऑडिट कंप्लीट हो गई है उसको उसके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना, ये चेक करने के लिए कि उस ऑडिट इंगेजमेंट में जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की जो जितने भी एलिमेंट थे वो सभी कंप्लाई हुए हैं कि नहीं। पर्पज़ क्या है मॉनिटरिंग करने का? पर्पज़ यही है टू प्रोवाइड एन इवैल्यूएशन कि उस ऑडिट करते समय जो ऑडिट हमने की है अडहेरेंस हुआ है कि नहीं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, whether the quality control system have been appropriately designed and effectively implemented, and whether the firm quality control policy have been appropriately applied so that report are issued by the firm or engagement partner are the appropriate in the circumstances। तो ये तीन मेन पर्पज याद रखिएगा कि इसीलिए इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि उस ऑडिट करते समय अडहेरेंस हुआ है कि नहीं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। सेकंड, वेदर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हैव बीन अप्रोप्रिएटली डिजाइन एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंट, एंड वेदर द फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैव बीन अप्रोप्रिएटली अप्लाई सो दैट रिपोर्ट आर इशूड बाय द फर्म और इंगेजमेंट पार्टनर आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट कंसेप्ट, इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर। इंडिपेंडेंसी को प्रिसाइजली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंसी इज द स्टेट ऑफ माइंड एंड पर्सनल कैरेक्टर, बट इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में
इंडिपेंडेंसी ऑन इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट इशू किया है इंडिपेंडेंसी ऑन ऑडिटर ऑफ ऑडिटर, जिसमें एक चीज़ लिखी गई है कि इंडिपेंडेंसी का मतलब है कि द जजमेंट ऑफ द पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर। मतलब कि किसी पर्सन, आपका जजमेंट किसी दूसरे पर्सन के डायरेक्शन या दूसरे पर्सन के विशेस पर नहीं होना चाहिए। जो कि आपको इंगेज किया है उसके डायरेक्शन पर आप काम नहीं करोगे, उसके विशेस के अकॉर्डिंगली आप अपना जजमेंट नहीं लोगे, आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट जजमेंट लोगे। इंडिपेंडेंसी ऑडिटर को दो जगह मेंटेन करनी है, माइंड में भी और अपीयरेंस में भी। दैट मीन्स पर्सनल कैरेक्टर एंड अपीयरेंस, लोगों को दिखना भी चाहिए कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंसी के बारे में ऑडिटर कंपनी एक्ट में भी रिक्वायरमेंट दी गई है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है, लाइक सेक्शन 141 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, और सीए एक्ट 1949 में भी वेरियस रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी, अदरवाइज वो उस एंटिटी की ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंसी में क्या क्या थ्रेट अराइज हो सकते हैं? देयर इज 5 टाइप ऑफ थ्रेट। फर्स्ट इज द सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये थ्रेट कब अराइज होता है? व्हेन फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट अगर मेरा अराइज होता है या मेरे रिलेटिव का फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट है उस इंटरप्राइजेस पर, तो उसे अपन बोलेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। लाइक मैंने लोन लिया है या लोन दिया है कंपनी में, या मैं अनड्यू डिपेंडेंट हूँ क्लाइंट की फीस पर, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट फीस, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ, ये सभी एग्जांपल है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब जब प्रीवियस जजमेंट, मतलब मैंने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है और मैं ही ऑडिट कर रहा हूं, तो उसे बोलते हैं सेल्फ रिव्यू। प्रीवियस जजमेंट मेड बाय द पर्सन इवैल्यूटेड बाय द सेम पर्सन। अगर जो जजमेंट मैंने लिया उसी जजमेंट को अगर री इवैल्यूट किया जा रहा है सेम पर्सन के द्वारा, तो उसे बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एग्जाम्पल, जो ऑडिटर है वो अभी अभी रिसेंटली वो कंपनी का डायरेक्टर था या सीएफओ था, यानी उसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है और अब मैं फर्म का ऑडिट पार्टनर बन गया हूँ और मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसी फर्म की, उसी कंपनी की जिस कंपनी की बैलेंस शीट मैंने बनाई है, तो इसे सेल्फ रिव्यू थ्रेट बोलेंगे। थर्ड इज द एडवोकेसी थ्रेट। जब ऑडिटर प्रमोट करता है पोजीशन और ओपिनियन टू द पॉइंट, मतलब प्रमोट करना ए पोजीशन, किसी पोजीशन को, क्लाइंट की किसी चीज को प्रमोट करना, और ओपिनियन टू द पॉइंट दैट सब्सिक्वेंटली ऑब्जेक्टिविटी में बी कॉम्प्रोमाइज। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर डीलिंग कर रहा है शेयर और सिक्योरिटी में, कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग कर रहा है, खरीद बेच रहा है। पब्लिक को क्या लगेगा जब ऑडिटर खुद इतना इंटरेस्ट दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा कंपनी के शेयर में। और बिकम क्लाइंट एडवोकेट इन द लिटिगेशन एंड थर्ड पार्टी डिस्प्यूट, मतलब ऑडिटर क्लाइंट का एडवोकेट बन गया है लिटिगेशन के बारे में, और लिटिगेशन के बारे में ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर आता है, तो वो डिस्क्लोजर के बारे में ओपिनियन किसने दी है? ऑडिटर ने, और ऑडिटर ही उसको चेक कर रहा है, तो एडवोकेसी थ्रेट। फैमिलिटी थ्रेट, फैमिली रिलेशनशिप है, सिंपैथिक रिलेशनशिप है। इंटिमिडेशन थ्रेट, मतलब जब ऑडिटर डिट्रेट फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बाय थ्रेट, मतलब कोई भी थ्रेट अगर ऑडिटर, लाइक ऑडिटर को लग रहा है कि मैनेजमेंट नेक्स्ट ईयर उसे रीअपॉइंट नहीं करेगी, तो दैट्स ए इंटिमिडेशन थ्रेट। तो व्हेन द ऑडिटर डिट्रेट फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बाय थ्रेट एक्चुअल और परसीव। सेफगार्डिंग, ऑडिटर को क्या करना है? और ऑलवेज इंडिपेंडेंट रहना है, उसे हमेशा की फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कोड ऑफ एथिक्स है वो कंप्लाई करना है, और उसे ये ऑडिट एक्सेप्ट करते समय पहले देख लेना है कि कोई थ्रेट तो नहीं है, और अगर है तो ऑडिटर को सफिशिएंट सेफगार्ड लेने हैं टू एलिमिनेट द सच थ्रेट, और अगर वो नहीं ले पा रहा है तो उसे वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए या विड्रॉ कर देना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे 200 ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑडिटर वेरी इंपॉर्टेंट है टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to the fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable FRR, and to report on the financial statement and communicate as required by the SA in accordance with the auditor finding.
और अगर ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है, मतलब उसे एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब एविडेंस नहीं मिल पा रहा है और क्वालिफिकेशन देना सफिशिएंट नहीं रहेगा, इन सच केस द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम द ओपिनियन और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। नेक्स्ट, एथिकल रिक्वायरमेंट। ऑडिटर को एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी है, इंडिपेंडेंसी और एथिकल रिक्वायरमेंट याद रखना है, आईओसी P2। प्रोफेशनल स्केपिटिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड द क्वेश्चनिंग द माइंड बीइंग अलर्ट टू ए कंडीशन विच मे इंडिकेट possibility of misstatement due to the fraud or error and a critical assessment of audit evidence. The auditor shall plan and perform the audit in accordance with the professional skepticism. It reduces the risk of overlooking the unusual circumstances. It reduces the risk of overgeneralizing when drawing the conclusion from audit observation. And it reduces the risk of using inappropriate assumption to determine nature, timing, extent of audit procedure. प्रोफेशनल स्केपिटिज्म ऑडिटर को अलर्ट करता है कि हो सकता है उसके सामने कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिल जाए, क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी, उसे लगे डाउट लग रहा है कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है, तो ये माना जाएगा कि वो प्रोफेशनल स्केपिटिज्म अप्लाई कर रहा है। कंडीशन रिगार्डिंग पॉसिबल फ्रॉड हो सकते हैं और सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज सजेस्टेड बाय द एसए। नेक्स्ट इज द प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब होता है अप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस विद इन द context provided by auditing, accounting and ethical standard in making the informed decision about the course of action that are appropriate in the circumstances. Auditor professional judgment का यूज करेगा प्लानिंग, परफॉर्मिंग और इवेल्यूटिंग द ऑडिट एविडेंस, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करेगा। प्रोफेशनल जजमेंट इज इंपॉर्टेंट व्हेन डिसाइडिंग मटेरियलिटी, जब डिसाइड करता है, ऑडिट रिस्क डिसाइड करता है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट जब ऑडिटर डिसाइड करता है तो प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करता है। इवैल्यूटिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, इवैल्यूटिंग मैनेजमेंट जजमेंट, जो मैनेजमेंट ने एस्टीमेट बनाए हैं इन अप्लाइंग द मतलब इन कंप्लाइंग द अप्लीकेबल FRF और ड्रॉइंग द कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना, ऑडिटर को ऑडिट रिस्क को सब्सटेंशियली रिड्यूस करने की कोशिश करना है एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे, और अगर किसी ऐसे का कंप्लायंस नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, तो ऑडिटर को अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लेना है, और अगर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट या तो क्वालिफाई या फिर डिस्क्लेमर करेगा। देयर आफ्टर लास्ट स्टैंडर्ड SA 210 एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिटर को ऑडिट तभी एक्सेप्ट करनी चाहिए जब प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट मस्ट बी प्रेजेंट, और प्री कंडीशन कब माना जाएगा, जब मैनेजमेंट ने जो FRF अप्लाई किए हैं वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए। जो मैनेजमेंट ने FRF अप्लाई किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए, और ऑडिटर को मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए राइटिंग में, जिसमें मैनेजमेंट एग्री करेगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करेगी ऑडिटर को कि हम रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ FRF, exercise necessary internal control to enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement due to the fraud or error, and to provide the auditor to assess all the relevant information, document, record additional information whenever auditor requests the management and unrestricted access to the person within the entity. तो ये प्री कंडीशन ये माना जाएगा। इसका मतलब अगर प्री कंडीशन ऑडिट में एग्जिस्टेंस में नहीं है, प्री कंडीशन कब नहीं माना जाएगा, जब मैनेजमेंट ने जो FRF अप्लाई किए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लाइक मैनेजमेंट ने जो AS कंप्लाई किए हैं वो सही नहीं है, या फिर मैनेजमेंट ने शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट नहीं बनाई है, तो ये माना जाएगा कि मैनेजमेंट ने जो FRF अप्लाई किए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। या फिर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज और एग्री नहीं कर रही है, क्या चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी। तो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही है ना, तो ऑडिटर को वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, मतलब मैनेजमेंट आपके स्कोप पर लिमिटेशन लगा रही है ऑडिट एक्सेप्ट कर, अभी आपने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं की है, उससे पहले ही मैनेजमेंट बोल रही है आपको ये काम नहीं करना है, आपको ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करनी है। तो अगर ऑडिटर को लग रहा है कि अगर उस लिमिटेशन लगाने से अगर ऑडिटर को लग रहा है उसकी ओपिनियन लाइकली टू डिस्क्लेम होगी,
तो ऑडिटर को वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए अनलेस रिक्वायर बाय द। अगर लेकिन लॉ एंड रेगुलेशन में अगर लिखा है कि वो लिमिटेशन लगाई जाएगी तो फिर ऑडिट एक्सेप्ट करेगा ही, क्योंकि मजबूरी है, अदरवाइज ऑडिटर को वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अदर फैक्टर अफेक्टिंग द ऑडिट असे, वही अगर प्री कंडीशन अगर नहीं है तो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्री नहीं कर रही है तो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज द ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट करेगा, एग्रीमेंट जिसमें डिफाइन किया जाएगा द एग्री टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन द ऑडिट इंगेजमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर में ही, या अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट विच शैल इंक्लूड टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। ऑडिटर भेजता है मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करने के लिए, साइन करने के लिए। उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट का क्या ऑब्जेक्ट है, स्कोप क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, ऑडिटर की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ क्या क्या अप्लाई किए गए इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म, मतलब वो किस फॉर्मेट में, और कंटेंट्स रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट्स होंगे, किस फॉर्मेट में वो रिपोर्ट देगा और कंटेंट्स क्या क्या होंगे। और वो ये भी एक स्टेटमेंट देगा कि अगर परिस्थितियां रिक्वायर करती है तो ये फॉर्म और कंटेंट चेंज हो सकता है, मे बी डिफर। और अगर किसी लॉ एंड रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किया गया डिटेल में रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, इन सच केस ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन रिटर्न, ऑडिटर को उसको राइटिंग में रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट, ऑडिटर को ये लिखना पड़ेगा टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में कि ये लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई होता है, हमारे टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट के बारे में डिटेल में दिया गया है इस लॉ में, और मैनेजमेंट उसको एक्नॉलेज कर रही है, अंडरस्टैंड कर रही है। नेक्स्ट, रेकरिंग ऑडिट, मतलब लास्ट ईयर भी मैं ऑडिटर था और इस साल भी मैं ऑडिटर, मेरे को मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है कंटिन्यू, तो क्या हर साल इंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा? तो नॉट, नहीं देना है। लेकिन अगर ऑडिटर को लगता है कि नीड टू रिमाइंड, मैनेजमेंट को रिमाइंड करना जरूरी है, या फिर देर इज ए रिवीजन इन एग्जिस्टिंग टर्म, रिवाइज करना जरूरी है, तो इस केस में ऑडिटर को नया इंगेजमेंट लेटर भेज देना चाहिए। बट इन फॉलोइंग चेंजेस के केस में, लाइक ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड करेगी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को, या टर्म्स रिवाइज हुई है, या रिसेंट चेंज हुआ है, मैनेजमेंट चेंज हो गई है, या सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है ऑनरशिप में, या सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है नेचर और साइज ऑफ एंटिटी बिजनेस, या सिग्निफिकेंट एफआरएफ, जो मैनेजमेंट ने एफआरएफ लास्ट ईयर अप्लाई किए थे, करंट ईयर में चेंज हुए हैं एफआरएफ, शेड्यूल 3 में डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है, एयर्स में चेंजेस हुआ है। नेक्स्ट इज द अदर रिपोर्टिंग, लाइक ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो गई है, इन सभी केस में ऑडिटर को नया इंगेजमेंट लेटर भेज देना चाहिए। एंड लास्ट कंसेप्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ और चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, द ऑडिटर शैल नॉट एग्री और चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट इफ देयर इज नो जस्टिफिकेशन रीजनेबल। मतलब अगर मैनेजमेंट ऑडिट एक्सेप्ट होने के बाद ऑडिटर के टर्म्स को रिवाइज करने के लिए बोल रही है, तो ऑडिटर को जनरली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए विदाउट, अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है मैनेजमेंट के पास। लेकिन अगर मैनेजमेंट के पास जस्टिफिकेशन है रीजनेबल चेंज करने का, तो ऑडिटर को रिवाइज टर्म्स से ऑडिट करनी चाहिए, और जितनी भी अभी तक प्रोसीजर वो ओल्ड टर्म्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर चुका है, वो अब वेस्ट हो गई और उसका कोई रेफरेंस नहीं करेगा, ऑडिट रिपोर्ट में उसका कोई रेफरेंस नहीं देगा ओल्ड टर्म्स के बारे में। लेकिन अगर मैनेजमेंट जो रिवाइज टर्म्स चेंज कर रही है और ऑडिटर को लग रहा है कि उस रिवाइज टर्म से उसका एश्योरेंस कम होगा, वो कम चेकिंग कर पाएगा, कम एविडेंस ले पाएगा, और मैनेजमेंट के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है चेंज करने का, तो इस केस में ऑडिटर को ओरिजिनल टर्म से ही कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर मैनेजमेंट नहीं परमिट कर रही है, ऑडिटर को बोल रही नहीं भैया तुम ओरिजिनल टर्म से नहीं करोगे ऑडिट, तो इस केस में ऑडिटर को उस ऑडिट इंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेना चाहिए अगर लॉ एंड रेगुलेशन परमिट करे, और ये देखना चाहिए कि क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या रेजिनेशन के बारे में रिपोर्ट करने की टू द मैनेजमेंट, TCWG और रेगुलेटरी अथॉरिटी। मैनेजमेंट क्यों क्या क्या रीजन की वजह से टर्म्स रिवाइज कर सकती है, लाइक चेंज इन, परिस्थितियाँ चेंज हो गई है, अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस, मतलब पहले जो अपॉइंट हुए थे उस समय मैनेजमेंट को नीड अलग टाइप की नीड थी, अब चेंज हो गई है सर्कमस्टेंसेस कंपनी में, कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, जिसकी वजह से सर्विस की भी नीड अब चेंज हो गई है, इस वजह से मैनेजमेंट रिवाइज करना चाहती है। लाइक ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था ओरिजिनल टर्म्स के बारे में। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन, मैनेजमेंट ऑडिटर पर कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना चाहती है, ये सभी रीजन हो सकते हैं रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर पूरे कंसेप्ट ख़त्म हो चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अपने एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा इस वीडियो में। हम इसके आगे और भी बहुत सारे वीडियो आपको रिवीजन लेक्चर के फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।